हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का जो हम लोगों का पार्ट ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को हम लोग वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। उसका एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसका एक एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसका एक एक ऑब्जेक्टिव, उसका एक एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों को बताएंगे एकदम डिटेल्ड में। हिंदी वालों का इकोनॉमिक्स का बैच अलग चल रहा है, उसका अलग वीडियो आ रहा है। हम बोले थे कि इंग्लिश वालों को हम अलग से पढ़ाएंगे जिसमें सारा कंटेंट हर चीज इंग्लिश में रहेगा। तो आज से हम लोग इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग का खत्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग इसका पार्ट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। और आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इकोनॉमिक्स है, फिर चाहे आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका क्लास 12 में इकोनॉमिक्स है तो हम आप लोगों को जितना पढ़ाएंगे, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपका काफी शानदार नंबर आएगा। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जो जो हम पढ़ाएंगे वो डेफिनेटली लड़ेगा। हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स रट्टा नहीं मरवाएंगे। इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझा देंगे कि इकोनॉमिक्स आप लाइफ में दोबारा फिर कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो बस आप लोगों को करना यह है कि जितना भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए इकोनॉमिक्स का, हर एक चैप्टर को अच्छा से देखना है, करना है। जो जो नोट्स बनाने बोले, जैसे जैसे बनाने बोले, जो जो क्वेश्चन आप लोगों को करने बोले, जितना चीज हम पढ़ाएं सारा चीज को कॉपी में नोट्स बना बना करके लिखते जाना। और जितना चीज समझाएंगे उतने चीजों को समझते जाना। और एक काम और करना, क्योंकि 12th वालों का आपका जेक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड सभी लोगों का इकोनॉमिक्स जो है वो सेम होता है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को वही इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके और चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर सके, ताकि हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो सके। और मुझे पता है कि आप लोग मेरे लिए इतना जरूर करोगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। और हर एक चैप्टर वन शॉट का होगा, फिर चाहे वो आधा घंटा का वीडियो हो या 2 घंटे का वीडियो हो, वन शॉट में उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा आप लोगों से कुछ कुछ सवाल होगा। हम आप लोगों के लिए ये 5 सवाल छोड़ रहे हैं। इन 5 सवाल का आप हमको आंसर जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। मेरा सबसे पहला सवाल है आपका, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? दूसरा, हु इज नोन एज द क्लासिकल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का क्लासिकल फादर किसे कहा जाता है? क्लासिकल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और हु इज नोन एज द मॉडर्न इकोनॉमिक्स फादर? इकोनॉमिक्स का मॉडर्न इकोनॉमिक का फादर किसे कहा जाता है? विच बुक वाज रिटन बाय सर एडम स्मिथ? एडम स्मिथ के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? और हु इज द राइटर ऑफ द बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी? ये बुक किसने लिखा था? ये 5 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। पहले इन 5 का हमको आंसर कमेंट करके बताओ, इसके बाद आप लोग आगे देखना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट आप लोग हैं जो इस मतलब इकोनॉमिक्स को सीरियसली पढ़ रहे हैं। इन 5 क्वेश्चन का नीचे आंसर आप लोग दोगे तब जाकर के हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, नहीं तो हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे। जब आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो इन 5 का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बताओगे। चलो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। देखो, ये जो क्लास 12 में हम लोगों का जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हम लोगों को मिलेगा। इकोनॉमिक्स कितने यूनिट में डिवाइड हुआ मिलेगा हम लोगों को? 2 पार्ट में हम लोगों को इकोनॉमिक्स मिलेगा। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में। सबसे पहला होगा हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होगा हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको एग्जाम में 50 नंबर का पूछेगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 50 नंबर का पूछेगा। अगर 80 नंबर का होता है तो माइक्रो पूछेगा 40 नंबर का और मैक्रो पूछेगा 40 नंबर का, और 20 नंबर का आपको कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल मिलेगा। हाँ, अब इसी में से चैप्टर बाय चैप्टर आपका एमसीक्यू भी होगा, थ्योरेटिकल भी होगा और न्यूमेरिकल भी होगा। हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। हर एक चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग मैक्रो में एंटर करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला लेसन है जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, हम लोग यहाँ डिटेल्ड में सीखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक, हाँ, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा भाई साहब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है। बस मेरा इतना चीज आप समझ लो, हम लोगों के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कोई भी काम जिस काम से हम लोग पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद हम लोग जितना भी हम लोगों का वांट्स है, जितना भी हम लोगों का डिजायर है, उसको फुलफिल करते हैं।
हम अगर मान लो पढ़ा रहे हैं किसी को और उस पढ़ाने के बाद अगर हमको पैसा मिला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई पर्सन कहीं पे मजदूरी कर रहा है, मजदूरी करने के बाद उसको पैसा मिला, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के बदले पैसा कमा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी बैंक में काम कर रहा है, कोई इंसान कुछ भी काम कर रहा है, गुड्स को खरीद रहा है, बेच रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, अगर उसको वहां से पैसा मिल रहा है तो वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा और कुछ नहीं। देखो बस उसी को थोड़ा सा एडवांस रूप में यहां बताए हैं। बोले हैं इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उन सभी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जिसमें एक पर्सन के पास जो भी रिसोर्सेस होता है, जो भी पैसा होता है, जो भी साधन होता है, उससे वो अपने नीड्स को फुलफिल करता है। आगे बोल रहा है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट एसेंशियली जनरेट इनकम। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सभी देखो एक बात समझ लो, हाँ आप कोई भी ऐसा काम करो जिस काम को करने के बाद आपको पैसा मिल रहा है, आप उस काम को करने के बाद पैसा कमाए हैं, तो ये सारा एक्टिविटी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। आप कुछ भी काम किए जिस काम से आप पैसा कमाए तो ये सारा एक्टिविटी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। लेकिन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा जनरेट नहीं करता है। वही बोल रहे हैं ऑल एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सभी वो एक्टिविटी जो पैसा कमाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट एसेंशियली जनरेट इनकम। एसेंशियली मतलब आवश्यक। हर पैसा कमाने वाला काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा नहीं कमाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इनकम इज नॉट जनरेटेड बाय कंज्यूमिंग एन आर्टिकल। कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजम्पशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन कंजम्पशन करने से हम लोगों को कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता, यानी हमको पैसा नहीं मिलता। हम इस गुड्स को कंज्यूम किए हैं, हम कपड़ा पहने हैं, कंज्यूम किए हैं, तो क्या इस कपड़े को पहनने से कोई हमको पैसा देगा? नहीं। हम खाना खा रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्या ये कंजम्पशन करने से कोई हमको पैसा देगा? नहीं देगा। पैसे कमाने वाला, इनकम जनरेट करने वाला कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करता है। ठीक है, यही हम समझा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो जी, अब आते हैं हम लोग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब समझा दिए कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी जहां से हम लोग क्या जनरेट करें? मनी जनरेट करें। यानी कोई भी ऐसा एक्टिविटी जहां से हम लोग क्या जनरेट करें? इनकम जनरेट करें। तो इनकम जनरेट करने वाला सब एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। तो इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे पहला होता है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग करना। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? उपभोग करना, यानी किसी भी चीज को अपने डिजायर के लिए यूज करना। और दूसरा होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, इसके बाद एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब होता है जब सामान बन गया। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। उसके बाद एक्सचेंज का मतलब होता है आपका विनिमय। एक्सचेंज का मतलब होता है आपका विनिमय। एक्सचेंज का मतलब सामानों को खरीदना बेचना, और खरीदने बेचने से पैसा कमाता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका विनियोग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक मिनट, हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका विनियोग। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे को दूसरे जगह पे लगाना और लगा करके पैसा कमाना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 4 चीज आता है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। इसका निमोनिक याद रखना। निमोनिक में क्या याद रखिएगा? निमोनिक में याद रखिएगा पैसे। पीसे क्या याद रखना? पीसे, PICE, PICE निमोनिक्स इसका याद रखना। पीसे, पीसे, PICE, P फॉर प्रोडक्शन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, C फॉर कंजम्पशन और E फॉर एक्सचेंज। बस आपको निमोनिक्स इसका याद रखना है। पीसे, पीसे यानी कि पैसा। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाता है, पैसा से याद रखना पीसे। पैसा से क्या याद रखना? पीसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निमोनिक्स याद रखना इसका। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऊपर जो समझाएं देखो सेम यहाँ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंजम्पशन आया, प्रोडक्शन आया, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक्सचेंज में 2 तरीके का एक्सचेंज हो सकता है, या तो प्रोडक्शन प्राइसिंग या फैक्टर प्राइसिंग। हम इसको बताएंगे, अभी हम आगे बताएंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का, जिसका नाम है एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। एजेंट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर हमको किसी भी फैक्ट्री के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हम जो भी चीज को यूज करते हैं वो मेरा एजेंट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। और प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज को हम क्या बोले, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज को यूज करते हैं वो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन है। तो यूज कर सकते हैं लैंड हो गया, आपका लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और मेरा एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईटीपी। ये चीज मेरा एजेंट ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसको याद रखना, एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन में 5 एजेंट ऑफ प्रोडक्शन मेरा होता है। ठीक है, एल एल ओक, एल एल सी एल एल LLCOE, अगर याद रख सके तो LLCOE निमोनिक्स इसका याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो 4 चीज पढ़े इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन सबका यहाँ पे मतलब समझा दिए। कंजम्पशन मतलब क्या बोले, किसी भी चीज को यूज करना अपने ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए। कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज इज कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। फॉर एग्जांपल, कोई चीज ईटिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, हम ये कपड़ा पहने हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, हम ये मोबाइल चला रहे हैं, इस मोबाइल का कंजम्पशन कर रहे हैं, मेरे पास ये बुक है तो हम इस बुक का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज मेरा कहलाता है कंजम्पशन यानी यूज करना। इसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी सामान को बनाना। प्रोडक्शन मतलब किसी भी सामान को बनाना। प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। आप बोलोगे सर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि बच्चा इन सब के पीछे पैसा छुपा हुआ है। कंजम्पशन के लिए भी पैसा चाहिए सामान खरीदने के लिए, प्रोडक्शन भी खरीदना है, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन खरीदना है, इसके लिए भी पैसा चाहिए। इसके बाद एक्सचेंज, भाई सामान को खरीदना और बेचना, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। एक्सचेंज इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर द ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए सामानों को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, एक्सचेंज कहलाता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच ए पर्सन इन्वेस्ट देयर कैपिटल फॉर द फ्यूचर। यानी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जहां एक पर्सन अपने पैसा को फ्यूचर के लिए बचा करके रख देता है। फ्यूचर के लिए क्या कर देता है, पैसा बचा के सेव करके रख देता है, वही चीज कहलाता है मेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो हो गया ये 4 चीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम जो स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट होता है, एक होता है माइक्रो और मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स को ये जो 2 पार्ट में माइक्रो और मैक्रो में बांटा था, वो किसने बांटा था, तो बोल रहा है लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है कि जो इकोनॉमिक्स होता है उसको 2 पार्ट में बांटा गया। और किसने बांटा था, रेगनर फ्रिस ने। इमिनेंट इकोनॉमिक ऑफ नॉर्वे, याद रखना वो कहां के थे, नॉर्वे का। इमिनेंट इकोनॉमी ऑफ नॉर्वे, रेगनर फ्रिस हैज क्लासिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू 2 ब्रांच। इकोनॉमिक को उन्होंने 2 ब्रांच में बांटा, एक हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो माइक्रो और मैक्रो ये जो वर्ड्स बना है, माइक्रो और मैक्रो ये जो वर्ड्स बना है, ये कहां से आया, तो माइक्रो और मैक्रो ये जो वर्ड्स बना है वो बना है ग्रीक वर्ड से। कहां से, ग्रीक वर्ड। एमसीक्यू में पूछता है फ्रॉम विच लैंग्वेज माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड डराइव्ड, किस लैंग्वेज से बना है, तो बोल देना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक भाषा, माइक्रो बना मिक्रोज वर्ड से और मैक्रो बना मैक्रोज वर्ड से। अब ग्रीक भाषा में मिक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल यानी कि छोटा, स्मॉल यानी कि छोटा, और फिर मैक्रोस का मतलब होता है हम लोगों का ह्यूज यानी कि बड़ा। यानी सिंपल सा बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है छोटा छोटा चीज के बारे में पढ़ना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बड़े चीजों के बारे में या सभी के बारे में पढ़ना। आए समझ में, नाम याद रखना। इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में किसने बांटा था, रेगनर फ्रिस ने। रेगनर फ्रिस कहां के थे, तो वे नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे। और उसके बाद माइक्रो और मैक्रो वर्ड जो है वो किस भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया, जहां माइक्रो का नाम होता है मिक्रोज और मैक्रो का नाम होता है मैक्रोज। मिक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा, और मैक्रोज का मतलब होता है ह्यूज यानी कि बड़ा या विशाल। ठीक है, इतना चीज याद रखोगे, यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन के आएगा। ठीक है सर जी। अब आप अगर नाम भूल जाओगे कि माइक्रो मैक्रो कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखना जैसे हम जिस ट्रिक से सब स्टूडेंट लोगों को याद रखने बोलते हैं। सपोज कर लो ये मछली है, हमको थोड़ा सा बच्चा ड्राइंग बनाने उतना अच्छा से आता नहीं है,
सपोज कर लो ये मछली है, क्या है ये? मछली है। मेरा ड्राइंग देख के हंसना नहीं। सपोज कर लो ये मछली है, आपके घर में मछली आया, मछली बोले तो फिश, मछली बोले तो फिश। क्या आपके घर में फिश बड़ा आया है तो क्या बड़ा ही खाया जाता है कि उसको काटा जाता है? सपोज कर लो फिश आया, फिश को दो भागों में बांटा, तो फिश से याद रहेगा फिश, फिश से याद रहेगा फिश, और जो दो भागों में बांटा, एक भाग है आपका माइक्रो, एक भाग है आपका मैक्रो। तो मछली को, फिश को दो भागों में बांटा, फिश यानी कि फ्रिश, फ्रिश को बांटा, फ्रिश, क्योंकि एमसीक्यू में बस आपको ट्रिक याद रखना होता है, ठीक है? तो रेगनर फ्रिश याद रहेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर we study about individual or small units like one consumer, one producer, one farm, one industry etc. यानी कि सिंपल सा बात है, इकोनॉमिक का एक ऐसा सेक्टर जहां हम लोग इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक पर्सन के बारे में। किसके बारे में? एक पर्सन, एक पर्सन का इनकम, एक पर्सन का डिमांड, एक पर्सन का सेविंग, एक फार्म का, एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन, एक बाजार का डिमांड, एक बाजार का सप्लाई। इंडिविजुअल चीजों के बारे में, छोटा छोटा चीजों के बारे में, स्मॉल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम अपने बारे में पढ़े, हम कितना पैसा कमाए, हम कितना पैसा बचाएं, हम कितना चीजों को खरीदे, मेरा डिमांड क्या है, मेरा सप्लाई क्या है, एक प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन किया, गुड्स का प्राइस कैसे वो तय किया, एक फार्म का डिमांड कितना है, एक फार्म में सप्लाई कितना है, एक बाजार, एक चीजों के बारे में जब पढ़ते, इंडिविजुअल छोटे छोटे चीजों के, एक चीजों के बारे में, तो वो कहलाता है मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? दीज आर द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एटसेट्रा। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, एक व्यक्ति के बारे में, एक फार्म के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में, एक मार्केट के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक चीज के बारे में, एक चीज के बारे में पढ़ना है, ये कहलाता है मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में? स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं या इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक, चलो इसके जस्ट उल्टा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो का मतलब है इसमें इंडिविजुअल चीजों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, यहां किसी एक पर्सन के बारे में, एक फार्म के बारे में, एक मार्केट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, यहां सबके बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि एंटायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो गलती से लिख दिए, यहां होगा मैक्रो, ठीक है? Macro economic is a kind of economics where we study about entire level of economics, entire level of economics. For example, national income यानी पूरे देश का इनकम, नेशनल सेविंग यानी पूरे देश का सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट मतलब पूरे देश का इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट यानी सबका एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन यानी कि सबका प्रोडक्शन, जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य कीमत स्तर। अगर हम पूछे कि एक आदमी के बारे में, एक कंपनी के बारे में, एक परिवार के बारे में, ये माइक्रो का पार्ट है। मैक्रो को जब पढ़ेंगे तो सबके बारे में, सबका इनकम, सबका सेविंग, पूरे देश का नेशनल इनकम, पूरा देश का प्रोडक्शन, पूरे देश का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पूरे देश का ग्रोस नेशनल इनकम, ये सब होता है मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पार्ट। एक सामान का दाम कितना है, ये कहलाता है माइक्रो। जैसे एक सामान का दाम कितना है, माइक्रो, और सब सामान का दाम कितना है, मैक्रो। एक आदमी कितना पैसा कमाया, माइक्रो। सब आदमी कितना पैसा कमाया, मैक्रो। मेरा कितना इनकम है, माइक्रो। सबका कितना इनकम है, मैक्रो। आया समझ में? छोटा मतलब माइक्रो, बड़ा सबका मतलब मैक्रो, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा और इसी में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंसेस को करते हैं, जो हम लोगों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम में, पूछ देता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ लिखे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहां लिखे हैं मैक्रो। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, देखो इट इज कंसर्न विथ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, जैसे ए कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, ए फार्म, एक फार्म, एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री, उसका इनकम, एक इंडिविजुअल चीज के बारे में। यहां इट डील्स विद एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सबके बारे में पढ़ते हैं, सबके बारे में, जैसे कि नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा।
दूसरा बेसिस है माइक्रो में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये मान के चलता है कि इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट है, और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट में चलता है, ये मानता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी पे काम करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस, इसमें छोटे छोटे चीजों का, एक एक इंडिविजुअल चीजों का प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, और ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे काम करता है। किस किस कॉन्सेप्ट में काम करता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी पूछेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरा और किस नाम से पुकारते हैं, तो बोलना प्राइस थ्योरी, और अगर पूछा मैक्रो को दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो बोलना इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी। और क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है, इसीलिए इसका स्टडी करना, इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में जानना बहुत इजी होता है, क्योंकि एक एक आदमी के बारे में पढ़ना है तो ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है। क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इजी। लेकिन वही बात करें मैक्रो का, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके बारे में स्टडी करने में टाइम लगता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, किस पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों का काम करता है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एक आदमी का इनकम और डिमांड माइक्रो होगा, एग्रीगेट मतलब सबका इनकम एंड डिमांड मेरा मैक्रो होगा। आया समझ में, हो गया मेरा बात, ठीक है। इतना आप अगर 7 गो है, अगर आप 3 से 4 मेन पॉइंट भी याद रख लोगे तो हो जाएगा। नीचे एग्जांपल भी आप दे करके समझा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी भाई बीबीआई है, यहां से भी एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू भी बनेगा, थ्योरेटिकल भी बनेगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है हम लोगों को, सब्जेक्ट मैटर टू इकोनॉमिक्स मतलब किस इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा, किसने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा था। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है, तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या डेफिनेशन दिया, उनका जो इकोनॉमिक्स को देखने का व्यू पॉइंट था वो क्या था। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर जी, ठीक है। वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट किसने दिया था, एग्जाम में पूछेगा। वेल्थ रिलेटेड यानी कि किसने कहा था, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये कहा था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। याद रखना, एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ यानी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने। हाँ, इसके बाद दूसरा नाम भी याद रख सकते हैं, जेबी से वॉल्कर हो गया, सीनियर हो गया, नाम याद रख लेना, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम एडम स्मिथ जरूर याद रखना। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, यानी ये एक ऐसा विज्ञान है जहां हम लोग धन, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वेल्थ के बारे में, पैसा कहां कहां से आएगा, पैसा कहां कहां से जाएगा, पैसा के बारे में इकोनॉमिक हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट, वेलफेयर मतलब विकास, वेलफेयर रिलेटेड याद रखना, वेलफेयर का मतलब होता है विकास, विकास संबंधी परिभाषा। किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स होने से लोगों का वेलफेयर होता है, इकोनॉमिक होने से लोगों का क्या होता है, वेलफेयर होता है। तो लोगों का विकास करना है, अगर लोगों का विकास करना है तो उसको अंधेरे से उजालों की ओर लेके जाना है, और अंधेरे से उजालों की ओर ले जाने के लिए मशाल जलाना पड़ेगा। क्या जलाना पड़ेगा, मशाल, मशाल जलाएंगे, रोशनी आएगा, अंधेरे से उजाले में जाएंगे, लोगों का विकास होगा। तो विकास संबंधी वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन दिया था, मशाल जलाओ, मशाल से याद रखना है मार्शल, मशाल से क्या याद रखना है, मार्शल। वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट मार्शल ने दिया था। उसके बाद पीगू और केनन नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन मार्शल इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, सेक्रेसिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन संबंधी समस्या है। सेक्रेसिटी मतलब चीजों की कमी होती है, यहाँ हम लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है और उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा चीजों को खरीदना है, तो हम लोगों को चीजों को चुनना होगा। तो ये कहा था रॉबिन्सन ने। किसने कहा था, रॉबिन्सन ने कहा था सेक्रेसिटी रिलेटेड। और इसका बाद नाम याद रख सकते हैं, विक्सफील्ड भी नाम याद रख सकते हैं, नहीं तो रॉबिन्सन जरूर याद रखना। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट किसने दिया था, तो ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट दिया था हम लोगों का सैमुअलसन ने। ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट किसने दिया था, सैमुअलसन ने ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट दिया था। चारों का नाम याद रखना। किसने कहा था, इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ यानी वेल्थ रिलेटेड, एडम स्मिथ ने वेलफेयर रिलेटेड, मार्शल ने सेक्रेसिटी रिलेटेड, रॉबिन्सन ने, और डेवलपमेंट रिलेटेड सैमुअलसन ने। ठीक है, याद रखोगे इसको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, और समझना इसको इजी है। बहुत स्टूडेंट यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है,
नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कितना नेचर या स्कोप है। इकोनॉमिक्स का नेचर या स्कोप को 3 कैटेगरी में बांटा। किसी किसी का कहना था, किसी किसी इकोनॉमिक्स जो थे उनका मानना था कि भाई इकोनॉमिक जो होता है ना वो एक पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस। किन्हीं किन्हीं का मानना था कि इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ नॉर्मेटिव साइंस। किसी का कहना था इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस। किसी का मानना था इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। तो किसी का मानना था कि इकोनॉमिक्स ना तो पॉजिटिव साइंस होता है पूरा और ना ही पूरा आपका नॉर्मेटिव साइंस होता है। इकोनॉमिक्स दोनों होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। अब पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है उसको पॉजिटिव साइंस क्यों बोला गया और एक्चुअल में पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है। फिर ये भी जानेंगे कि इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस क्यों बोला और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है। और ये भी जानेंगे कि इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस जो बोला गया वो सही बोला गया या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को एज ए पॉजिटिव साइंस माना गया। क्या माना गया, पॉजिटिव साइंस। अब देखो पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, देखो पहले समझा दे रहे हैं। प्रोफेसर जेबी से सीनियर एंड रॉबिन्सन, ये 3 इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर जेबी से सीनियर एंड रॉबिन्सन have placed economics in the category of opposite science। इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस के अपोजिट माना। बोला गया है एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस एस्टैब्लिशेस ए रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। हम समझाते हैं। इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमी कौन बोला था, जेबी से सीनियर और रॉबिन्सन, नाम याद रखना। अब पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है इन लोगों का यह मानना था कि इकोनॉमिक में प्रॉब्लम को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वो है, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बोल देंगे प्राइस बढ़ रहा है, अगर बोलेंगे प्राइस घट रहा है तो बोलेंगे प्राइस घट रहा है। किसी का डिमांड बढ़ रहा है तो बोल देंगे डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है तो बोल देंगे डिमांड घट रहा है। अगर किसी पर्सन का इनकम बढ़ रहा है तो बोलेंगे इनकम बढ़ रहा है, अगर इनकम घट रहा है तो बोलेंगे घट रहा है। बस जो चीज जैसा है उसको वैसा ही देखेंगे, उसके बारे में वैसे ही बोलेंगे। अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, बुरा है तो बुरा बोलेंगे, लेकिन उसको वैसे ही बोलना है जैसे वो है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछना है। अगर मान लो कि आपको, अगर सपोज कर लो आपको फीवर आ गया, आप अपनी मम्मी को जाके बता रहे हैं कि मम्मी हमको ना फीवर आ गया, मम्मी बोले अच्छा ठीक है दवा खा लेना, बस फीवर आया, आप बोले मम्मी सुन ली, आपको इलाज बता दी। ये होता है पॉजिटिव साइंस, यानी जो चीज जैसा है उसको वैसे ही देखो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वही यहां पे बोल रहा है पॉजिटिव साइंस इज ए साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स एज दे आर। ये प्रॉब्लम्स को वैसे ही देखते हैं जैसे ये है। पॉजिटिव साइंस डील विद द एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, इट डील्स विथ व्हाट इज। यानी कि इकोनॉमिक, ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें प्रॉब्लम को वैसे ही देखा जाता है जैसे ये है, और ये जो है वो उसके कारण और इफेक्ट के बीच का कड़ी होता है, और ये वही देखता है जैसे वो है, व्हाट इज, वो क्या है जैसे है वैसे ही देखेगा। एंड लीव द एस्पेक्ट व्हाट आउट टू बी, और ये इस पे ध्यान नहीं देता है कि कैसे होना चाहिए, होना चाहिए। भारत में बेरोजगारी है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइंस का अप्रोच है। और जब अगर यही आप पूछोगे कि भारत में बेरोजगारी क्यों है, कैसे दूर करेंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्मेटिव साइंस। जो प्रॉब्लम जैसे है उसको वैसे देखना पॉजिटिव साइंस होता है। क्लियर है मेरा बात। अब आते हैं हम लोग नॉर्मेटिव साइंस, कि इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस क्यों बोला, इकोनॉमिक एज ए नॉर्मेटिव साइंस। देखो ये बोल रहा है, किसने कहा था, मार्शल, पिगू और हार्टले, नाम याद रखना, मार्शल, पिगू, हार्टले एंड किन्स, तीनों का नाम याद रखना। मार्शल, पिगू, हार्टले एंड किन्स आर द नेम of economists which put economics in the category of normative science। इन चारों ने इकोनॉमिक्स को जो है नॉर्मेटिव साइंस के रूप में बोला। इन चारों का मानना था कि प्रॉब्लम को हम लोग वैसे नहीं देखेंगे जैसे है, बल्कि ये देखेंगे कि प्रॉब्लम ऐसे क्यों है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे भारत में गरीबी है, ये पॉजिटिव साइंस है, लेकिन गरीबी क्यों है और इस गरीबी को कैसे दूर करेंगे, ये नॉर्मेटिव साइंस है। भारत में चीजें महंगा है, ये महंगा है तो ये पॉजिटिव साइंस है, लेकिन महंगा क्यों है और कैसे दूर किया जाना चाहिए, ये पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मेटिव साइंस में। आपका तबीयत खराब है, आपको फीवर है, बाप रे, ये पॉजिटिव साइंस है, लेकिन फीवर क्यों हुआ और इसको कैसे दूर करना चाहिए, ये पढ़ेंगे हम लोग
आपका नॉर्मेटिव साइंस में। ठीक है, बोला नॉर्मेटिव साइंस इज द रिलेटेड विद द एस्पेक्ट व्हाट आउट्स टू बी, क्या होना चाहिए, ये होता है क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, अब देखो ना, अब बताओ इकोनॉमिक में जो उन तीनों ने शुरू में कहा था कि इकोनॉमी इज ए पॉजिटिव साइंस, उनका भी तो मानना सही था, और इन्होंने जो कहा इकोनॉमिक एज ए नॉर्मेटिव साइंस, इन्होंने भी तो सही कहा। अब एक्चुअल में ना तो इकोनॉमिक अपने आप में पूरे तरीके से पॉजिटिव होता है और ना ही इकोनॉमिक हमेशा अपने आप में पूरा तरीके से नॉर्मेटिव होता है। एक्चुअल में जो इकोनॉमिक होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का, इसलिए बोला जाता है इकोनॉमिक इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक को पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों साइंस माना जाता है। किसने कहा था? फ्रेडमैन ने, नाम याद रखना, फ्रेडमैन ने। फ्रेडमैन ने कहा, फ्रेडमैन पुट्स इकोनॉमिक्स इन बोथ ऑफ द कैटेगरीज। फ्रेडमैन ने इकोनॉमिक्स को दोनों ही कैटेगरी में रखा, पॉजिटिव साइंस में भी और नॉर्मेटिव साइंस में भी। उन्होंने कहा इकोनॉमिक कैन बी नाइदर बी लिंक्ड अलोन विथ पॉजिटिव साइंस और अलोन विथ नॉर्मेटिव साइंस। यानी उन्होंने कहा कि देख भाई, इकोनॉमिक जो है वो ना तो हमेशा के लिए अपने आप में पॉजिटिव इकोनॉमिक होगा और ना ही अपने आप में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होगा। इकोनॉमिक इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमी एक्चुअल में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको चीजों को वैसे ही देखना है जैसे वो है तो देखो, और अगर आपको ये देखना है कि ये प्रॉब्लम या ये चीज कैसा होना चाहिए तो आप वैसे देखो। मेरे पास मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन ऐसा है, ये मोबाइल फोन कैसा है? ऐसा है। ये मोबाइल फोन कैसा है? ऐसा है। ठीक है, तो ये मोबाइल फोन जैसा इसको ऐसा ही देख रहे, ये हो गया मेरा पॉजिटिव साइंस। और अगर इसमें हम कमी निकाल रहे, अरे यार ये मोबाइल ना ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें ना कलर थोड़ा सा इसका चेंज रहना चाहिए था, थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज रहना चाहिए था, और इसका जो ग्लास है ना वो ग्लास थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए था, और थोड़ा मोटा ज्यादा है तो ये ना पतला होना चाहिए था। तो जैसे होना चाहिए था इसके बारे में सोचना कहलाता है नॉर्मेटिव साइंस। आया समझ में? ठीक है, हम मोटे हैं, हम मोटे हैं पॉजिटिव साइंस, लेकिन हमको कैसे होना चाहिए था? हमको पतला होना चाहिए था, हमको थोड़े से लंबा होना चाहिए था। तो जैसे होना चाहिए था वो नॉर्मेटिव है, और हम जैसा हैं वैसे देख रहे हैं, ये होता है पॉजिटिव। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, चलो अब इन दोनों में डिफरेंस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो जी, यहां लिख दिए हैं बेसिस। कभी भी किसी भी चीज के बारे में डिफरेंस करोगे तो सबसे पहले यहां पे सीरियल नंबर डाल देना, बेसिस डाल देना, और जितना पार्ट होगा उसको दे कैटेगरी में तोड़ देना जिसमें आप अंतर बताना चाहो। अब देखो यहां लिखे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और यहां लिखे नॉर्मेटिव। अब देखो अगर आपको हम जो थ्योरी अभी समझाए थे अगर वो समझ में आ गया तो आप ये चीज आराम से समझ जाओगे। ठीक है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा हमको इसको साइड करने दो। ठीक है, देखो अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला मीनिंग तो बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विथ व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सोल्व्ड। ये बताता है कि वो प्रॉब्लम को एक्चुअली कैसे सोल्व करेंगे, वो एक्चुअली कैसे है। नॉर्मेटिव साइंस डील विथ व्हाट आउट टू बी और हाउ टू इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बी शुड सोल्व्ड। ये बताता है कि कैसे होना चाहिए, कैसे सोल्व किया जाना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद है वेरिफिकेशन। इट कैन बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा। ये एक्चुअल डेटा से वेरीफाई होता है। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा, यानी ये बोलेगा कि देख भाई हमको ऐसे पता था, हम ऐसे किए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। पर्पस, इट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये रियल इकोनॉमिक्स होता है। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज। ये आपके आइडिया पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज के बारे में सोच सकते हो। सजेटिव, इट बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। ये सजेस्टिव नहीं होता है क्योंकि इसमें सजेशन देना नहीं है। अरे ये काम को ना ऐसे नहीं करो वैसे करो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ जैसे करना है कर दो। और जहां बात आएगा सजेशन देने का कि अरे नहीं भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, सजेशन देने का बारी आएगा तो वो हम लोगों का आएगा नॉर्मेटिव साइंस में। वैल्यू ऑफ जजमेंट, ये वैल्यू ऑफ जजमेंट को कोई तवज्जो नहीं देता है, ये वैल्यू ऑफ जजमेंट को तवज्जो देता है, क्योंकि यहाँ जजमेंट होता नहीं है भाई, जैसे आता है कर दो, कहानी खत्म। और यहाँ जज करेगा, ए तुम अच्छा काम किया, ए तुम अच्छा नहीं काम किया, तुम ऐसे कर सकता था। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। भारत में महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रहा है, ये होता है पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक। भारत में बेरोजगारी बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है और बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये होगा नॉर्मेटिव। देखो, इंडियन इकोनॉमी शुड बी टेक ए स्टेप
टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, भारतीय अर्थशास्त्र को प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए, ये होगा नॉर्मेटिव। दूसरा, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में इनकम लेवल जो है वो असामान्य है, कोई ज्यादा पैसा कमाता है, कोई कम पैसा कमाता है, सही बात है, कोई ज्यादा काम कर रहा है ज्यादा, कोई कम काम कर रहा है कम, जो जैसा है वैसे देखे। लेकिन इंडिया में इनकम लेवल क्या होना चाहिए, ये होगा नॉर्मेटिव। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी शुड बी रिड्यूस्ड, घटाया जाना चाहिए। इसके बाद इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये पॉजिटिव इकोनॉमी है, सही बात है भाई, भारत में बेरोजगारी बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी चेक्ड या तो फिर क्रैक्ड, इकोनॉमिक्स में भारत में इकोनॉमिक्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये पढ़ेंगे नॉर्मेटिव में। क्लियर है ना, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार लिख लेना और अपने से एक बार पढ़ना, यू कैन रियलाइज ऑल द थिंग्स दैट व्हाट आई वांट टू से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, चलो अब बस एक दो टॉपिक है और ये चैप्टर खत्म। बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉलोइंग आर द स्लाइंट, स्लाइंट मतलब होता है, स्लाइंट जो वर्ड यूज किए है ना उसका मतलब होता है विशेष, स्लाइंट मतलब क्या होता है विशेष। फॉलोइंग आर द स्लाइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रमुख इसको भी बोल सकते हैं, विशेष बोलो या इसको बोल सकते हैं प्रमुख। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडिंग अबाउट माइक्रो या स्मॉल यूनिट्स, यहाँ छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, एक एक चीजों के बारे में प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, एक आदमी का बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक आदमी का क्या बिहेवियर होता है, हम लोग आने वाले चैप्टर 3 में इसको पढ़ेंगे, यानी इसमें इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ते हैं। चलो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर आर सम इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कभी कभी या तो इसको इंपॉर्टेंस लिखा हुआ मिलेगा या कभी कभी आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा, मतलब ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व पूछ रहा है। तो बोल रहा है विदाउट इट वी कैन नॉट स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी सही बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी किए बिना हम लोग कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी नहीं कर सकते हैं। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने से हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पहचानने में, उनको दूर करने में आसानी होता है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर, किसी भी कंज्यूमर का हमको बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि कंज्यूमर कब किस चीज का डिमांड बढ़ा सकता है, कब किस चीज का डिमांड घटा सकता है, ये सब। हेल्पफुल इन पॉलिसी डिटर्मिनेशन, और उस हिसाब से हम नीति तय कर सकते हैं, अगर हमको लोगों का बिहेवियर पता चल गया तो उस हिसाब से हम पॉलिसी बना सकते हैं। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर्स, और अगर हमको ये पता चल गया तो हम कंज्यूमर का प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उस समस्या को दूर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या लिमिटेशन है भाई, देखना हर चीज का ना लिमिटेशन होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी कोई लिमिटेशन है कि इससे बाहर माइक्रो इकोनॉमिक्स काम नहीं करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या लिमिटेशन है। स्टडी ओनली अबाउट स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट, ये एक चीजों के बारे में अध्ययन करता है। अगर हमको पूरे देश के बारे में, पूरे सोसाइटी के बारे में, पूरे कंट्री के बारे में या ग्लोबली किसी चीज के बारे में स्टडी करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प नहीं कर सकता है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां काम नहीं करेगा। इसके बाद अरे भाई ये सॉरी, ये गलती से यस्टरडे हो गया, ये स्टडी होगा यहाँ, ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। स्टडी नॉट फॉर होल इकोनॉमिक्स, इसमें हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं। बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, याद रखना ये अनरियलिस्टिक चीजों पे बेस्ड है। अगर हम बोलेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा होगा, जरूरी थोड़ी है ऐसा होगा, बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसके बाद बेस्ड ऑन फ्री इकोनॉमिक्स,
यानी कि फ्री इकोनॉमिक्स बोलो या कई बार बोला जाता है बेस्ड ऑन लेजिज फेयर कॉन्सेप्ट। लेजिज फेयर का कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर या गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें नहीं होता है, उसी को बोला जाता है फ्री इकोनॉमिक्स। अपने से चलता है, जिस तरीके से इकोनॉमिक्स को या जिस तरीके से कंज्यूमर को बिहेवियर करना है उस तरीके से वो बिहेव करता है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट चीज लागू नहीं है। अब आगे स्कोप और ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कितने स्कोप या ब्रांच होते हैं? तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। देयर आर मेनली 3 स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, 3 स्कोप। सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग, सबसे पहला थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग, दूसरा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और तीसरा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो हम इसको एक लाइन में समझा दे रहे हैं। ये बोल रहा है कि जो हम लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों पे फोकस रह के काम करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है प्रोडक्शन के लिए। किसमें काम करता है भाई? प्रोडक्शन के लिए। यानी जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो आपको उसका प्राइस सही से रखना है। इसके बाद जो चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए आप जिन भी फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं, जिन भी चीजों को यूज कर रहे हैं उसका भी प्राइस आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, ताकि इन सब का फायदा किसको मिल सके? इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि समाज को, सोसाइटी को उसका फायदा मिल सके, समाज को उसका फायदा मिल सके। आया समझ में? तो इकोनॉमिक का ब्रांच 3 होता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो अब इसी चीज को एक बुक का एक कॉपी, बुक का एक चीज से इसको समझा दिए हैं। ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोला वही प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी है, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी और क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी। और ये सब में ये सब चीज आता है। जैसे प्रोडक्ट करना है तो डिमांड को देख के करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस तय करना है डिमांड से करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस तय करना है तो कॉस्ट से तय करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस तय करना है तो डिमांड देख के करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस तय करना है तो उस गुड्स का कॉस्ट को देख के करेंगे, या तो फिर उस सामान को बनाने में कितना मजदूरी लगा, वेजेस लगा उसको देख के करेंगे, या तो फिर उस कितना रेंट लगा उसको देख के करेंगे, या तो फिर कितना इंटरेस्ट लगा है उसको देख के करेंगे, या हमको कितना प्रॉफिट चाहिए उसको देख के करेंगे, या हमको कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा उसको देख के करेंगे। तो ये सब चीज बस समझा रहा है कि प्राइसिंग में ये सब चीज को देख के करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्राइसिंग में भी ये सब देखा जाता है, इकोनॉमिक वेलफेयर में भी ये सब चीज देखा जाता है। बस आप इसको लिख करके रखो और अगर पढ़ना मन करेगा ना तो थोड़ा सा प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट का प्राइस रखना। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट का प्राइस रखना। फैक्टर प्राइसिंग मतलब जो आप सामान खरीद रहे हो बनाने के लिए, रॉ मटेरियल हो गया, रेंट हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, उसका कॉस्ट कितना है। इसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब है आप जो भी सामान बना रहे हो या जो भी उस सामान का दाम रख रहे हो वो ऐसा रखना कि जिसका यूज सोसाइटी का हर पर्सन कर सके। ऐसा नहीं हो कि चीजों को उतना ज्यादा महंगा बना देना कि समाज के जो निम्न स्तर होते हैं, यानी कि जो यहाँ लेवल में जो लोग आता है, लोअर लेवल लोग, वो लोग नहीं खरीद सके। ठीक है, बस इतना ही मोटा मोटी हम लोगों को इस चैप्टर में पूरी पढ़ना था। हो गया इस चैप्टर का सारा मेन चीज, सारा एक एक चीज, सारा एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए। इससे ज्यादा पढ़ने के लिए और हम लोगों को कुछ इस चैप्टर में नहीं है। बस इस चैप्टर में अगर आप इतना सारा चीज कर लिए, नोट्स बना लिए, तो बुक में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सबका आंसर आप मेरे नोट्स के थ्रू दे सकते हो। लेकिन हाँ, हम सजेस्ट करेंगे नोट्स अपने से बनाया करना, नोट्स हमको मांगना नहीं, और ना ही नोट्स किसी दूसरे का कॉपी करना। नोट्स आपको अपने से बनाना है। अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आता है तो हमको बोल देना कि सर आप नोट्स बनाने सिखा दीजिए, हम आप लोगों को अच्छा से नोट्स बनाना सिखा देंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना पाओगे। और एग्जाम से एक दिन भी पहले अगर आप उस नोट्स को देखोगे तो 100% चीज आपका माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाना नहीं आता है तो हमको बोलना, हम एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करके जो है वो सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। लेसन 1 हो गया, लेसन 2 का भी कंटेंट बन रहा है, जल्दी कंटेंट बनवा रहे हैं और बनते ही हम सारा चीज आप लोगों को खुद पढ़ा देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी उसका फायदा मिल सके और हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो सके। अगर हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि आप भी मेरे लिए इतना जरूर करोगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।